में हम देखेंगे कि कंज्यूमर लर्निंग क्या है और थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर लर्निंग क्या है। कि कंज्यूमर लर्निंग जानने से पहले हम जानते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक बहुत ही क्रूशियल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन का बिहेवियर डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जो लर्निंग है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और जिसका जो इम्पैक्ट है वो एवरलास्टिंग है। नेवर एंडिंग प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि ये लगातार, यानी कि ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करता रहता है। तो ये एक बहुत ही कभी ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है और जो लर्निंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो एवरलास्टिंग होते हैं, मतलब उनका इम्पैक्ट कभी भी खत्म ना होने वाला होता है। इसलिए हम लर्निंग को क्या कह सकते हैं? हमारे बिहेवियर के ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जो कि नॉलेज हमने ट्रेनिंग से ली है, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग से हमने जो नॉलेज ली है उस ट्रेनिंग के आउटकम से हमारे बिहेवियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उन्हीं का टोटल क्या कहलाता है? लर्निंग। क्योंकि लर्निंग हमेशा किसी भी तरीके के बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। हम लर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अपडेशन करने हैं। तो डेफिनेटली लर्निंग का आउटकम क्या होगा? हमारे बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, लर्निंग के थ्रू क्या करेगा कोई भी ह्यूमन बीइंग? नॉलेज, स्किल और कैपेबिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे कुछ सीखते हैं, तो ऑब्वियसली वो नॉलेज क्या करती है? आपके बिहेवियर में चेंजेस करती है और आपको नॉलेज देती है, आपकी स्किल्स बढ़ाती है एंड कैपेबिलिटीज बढ़ाती है। ठीक है, अब इसी के तरीके से कंज्यूमर लर्निंग क्या है? कंज्यूमर लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स अक्वायर द परचेज एंड कंजम्पशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर। कंज्यूमर लर्निंग हम कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू क्या कर रहा है कंज्यूमर? फाइनल परचेज डिसीजन, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, या फ्यूचर में उसकी रिपीट परचेज करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजंस लेता है। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज का, पर्सन की जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं जैसे पैसा है, टाइम है, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, इसके लिए कंज्यूमर लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर लर्निंग क्या होगी? इसके थ्रू पर्सन अक्वायर कर रहा है कौन सी नॉलेज? किसी भी प्रोडक्ट की परचेज एंड कंजम्पशन की नॉलेज। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली लर्न करेगा वो बिहेवियर को या तो अपने रिलेटिव से, या फिर टेलीविजन एडवर्टीजमेंट से, या आसपास अपने फ्रेंड से पूछ के। ठीक है, या फिर उसका पास्ट एक्सपीरियंस सेम प्रोडक्ट के बारे में क्या रहा है, उसके बेसिस पे जो भी फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर रहेंगे उसके रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उन पे उस नॉलेज को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर रिलेटिव्स के एक्सपीरियंसेस के साथ, या फिर टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से जो भी नॉलेज अक्वायर कर रहा है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा अपने फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर के टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर लर्निंग। क्योंकि कंज्यूमर यहाँ कुछ चीज़ें लर्न कर रहा है उस प्रोडक्ट के परचेज से रिलेटेड। देखिए, नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इन्वॉल्व्स कांस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी किसी पर्सन को, जब भी किसी कंज्यूमर को कुछ नया एक्सप्लोर करना है, ऑब्वियसली उसे किसी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है या फिर किसी स्टिमुलाई की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? लर्निंग करेगा, किसी के अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ऑब्जर्व करके वो कुछ नई सीखने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली जब नया सीखते हैं, कोई हमारा नॉलेज बैंक में कुछ अपडेशन हो रहा है, तो उससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम कुछ भी नया सीख रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी ग्रो करती है, डेवलप करती है। देन लर्निंग इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे? क्योंकि लर्निंग के थ्रू हम एनवायरनमेंट को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, हमें एनवायरनमेंट का क्लोज व्यू मिल पाता है, तो ऑब्वियसली
जब हम एनवायरनमेंट को बेटर वे में समझ पा रहे हैं तो हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे और अडेप्ट कर पाएंगे एनवायरमेंटल सिचुएशंस को। देन लर्निंग इज सिस्टमेटाइज्ड एक्सपीरियंस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि अचानक से फाइनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका आउटकम मिल गया। आप स्टेप बाय स्टेप वे में लर्निंग करते हैं, ठीक है। मतलब आपको पहले स्टिमुलाई को एक्सपोजर मिलता है, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपका बिहेवियर आता है, तो एक सिस्टमैटिक एक्सपीरियंस है। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ऑब्वियसली हम लर्निंग के थ्रू जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो आउटकम होगा हमारा वो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होंगे। देन लर्निंग इज अ कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। पर्सन के बिहेवियर में एक एटीट्यूड जनरेशन होगा, मतलब किस तरीके से वो बिहेव करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अ काइंड ऑफ चेंज डेवलप होगा उसके एटीट्यूड में, तो कंडीशनिंग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स चेंज, ठीक है। कंज्यूमर का कुछ भी आप नया सीखते हैं तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे अपने बिहेवियर को, तो एक चेंज आता है आपकी पर्सनालिटी में। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लर्न कर लिया उसके बाद आपकी लर्निंग खत्म हो गई। लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। जब से आप बर्थ लिया है आपने, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और लगातार हर फेज के, अपनी एज के हर फेज पे आप कुछ नया सीखते चले जाते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर लर्निंग, फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एनी एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस ला रहा है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स जिससे हम किसी एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। हमें प्यास लगी है तो ऑब्वियसली हम पानी लेने की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है? प्यास का लगना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो जो भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ एक्शन ला रहा है हमारे बिहेवियर में, वो मोटिवेशन कहलाता है। अब कंज्यूमर लर्निंग में मोटिवेशन का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है, किस लिए खरीदता है? जब उसे उस प्रोडक्ट का बेनिफिट चाहिए होता है, ठीक है। बेनिफिट किस चीज़ के लिए चाहिए? क्योंकि उसे पर्टिकुलर अपनी नीड या फिर वांट को सेटिस्फाई करना है। जो पर्सन की पर्सनालिटी में जो भी उसके जो पर्सनल गोल्स हैं, उसकी डिज़ायर्स हैं, वो क्या करती हैं? वो मोटिवेशन का काम करती हैं कि पर्सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, ठीक है। मतलब कि क्या है? जो भी हम फील कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमारे डिज़ायर्स हैं, ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी को ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं टू गो टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, ठीक है। आपने पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट किया क्योंकि उसके पीछे आपकी पर्सनल आपका गोल था कि आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने उस प्रोफेशन से रिलेटेड ही प्रोफेशनल कोर्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जो आपका नीड थी, आपकी डिज़ायर थी कि आप ये प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो क्या था? आपका मोटिवेशन। उसने मोटिवेशन का काम किया उस प्रोफेशनल कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपको किसी चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की डिज़ायर है, ठीक है। कोई पर्सन एक कार खरीदना चाहता है तो उस कार की नीड, उसकी डिज़ायर एक मोटिवेशन का काम कर रही है। किस चीज़ के लिए मोटिवेशन का काम कर रही है? कि वो कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब तक अगर डिज़ायर या गोल ही कोई आपका नहीं होगा तो आप कंज्यूमर लर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट तो तभी खरीदेंगे ना जब ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूरत आपकी एक मोटिवेशन आपको फोर्स कर रही है कि आपको पुश कर रही है कि आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करें, ठीक है। तो जो भी आपकी कंज्यूमर के डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, वो एक तरीके के मोटिवेशन का काम करते हैं कंज्यूमर के लिए कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन को सर्च करे। देन सेकंड इज क्यूज।
क्यूज भी एक तरीके के स्टिमुलाई हैं, लेकिन ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि ये कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर को स्टिमुलेट कर पाए, लेकिन डेफिनेटली ये आपके मोटिवेशन को एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पानी पिया, सॉरी आपको प्यास लगी थी, वो आपकी डिजायर नीड थी, उसके लिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आप पानी पिए। ठीक है, तभी आपको लगा आपको कहीं से कोल्ड ड्रिंक की बोतल नजर आ गई। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल नजर आई, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल ने एक क्यू का काम करा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ने एक क्यू का काम करा कि आप पानी ना पीकर कोल्ड ड्रिंक खरीदें। ठीक है, तो ये क्यूज हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाई होते हैं जो आपके मोटिवेशन को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट कार खरीदना चाह रहे हैं, आप उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यूज क्या है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कलर है, सेल्स प्रमोशन है, वो सारी चीजें क्या करेंगी, एक क्यू का काम करेंगी कि आप किस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो क्यू है आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार खरीदने की तरफ आपके मोटिवेशन को डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी एक क्यू है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिर्फ कार का कलर देख के आप मोटिवेट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, देन इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी जिसके कंज्यूमर जिससे पास होता है किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने की कंडीशन में। ठीक है, मतलब जब आपको एक कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, आप डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। तो अपना रिस्पॉन्स देने के टाइम पे आप जिन चीज़ों के थ्रू, जिन मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज से पास हो रहे हैं, वो आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। कि जिस तरीके से आप किसी क्यू को या किसी ड्राइव को टुवर्ड्स दैट रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स भी है, वो अलग अलग तरीके से आप लर्न करते हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई भी आप अपने एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, वो किसके बेसिस पे आएगा, आपके लर्निंग के बेसिस पे आएगा और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा। देन इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, किसी भी तरीके का नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट जो आपके बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, उस प्रोडक्ट से आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है या नहीं रहा है, तो किस हद तक वो आप रिपीट परचेज करेंगे उस प्रोडक्ट की, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हो सकते हैं या आपका बैड एक्सपीरियंस भी रहा हो सकता है। तो दोबारा से कोई भी एक्शन रिपीट होगा, कोई परचेज रिपीट होगी या नहीं होगी, उसके लिए रीइंफोर्समेंट किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि आपका जो परचेज बिहेवियर है वो रिपीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस मार्केटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लर्निंग प्रोसेस को कंज्यूमर बिहेवियर में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कंज्यूमर उसको तब खरीदता है जब वो उससे रिलेटेड सारी लर्निंग कर लेता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होगा। बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है या परचेज नहीं करता है, वो अपनी लर्निंग के बेसिस पे करेगा। तो प्रोसेस क्या रहेगी कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस की, जो फर्स्ट स्टेप है वो है अटेंशन। अटेंशन देखिए, विदाउट अटेंशन किसी भी तरीके की लर्निंग पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो किसी ना किसी वो लर्निंग से होंगे, और लर्निंग के लिए आपका फोकस होना ज़रूरी है किसी भी नए कंसेप्ट पे या नए प्रोडक्ट पे।
तो जो भी एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो भी मार्केटर हैं, वो इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि कंज्यूमर का अटेंशन उस तरफ हो, यानी कि फोकस जाए, तभी वो लर्निंग कर पाएंगे। यानी कि तभी अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई एड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप अटेंटिवली उसको देखते हैं, तभी आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को जान पाते हैं। ठीक है, अगर आप अटेंटिवली उस एड को देख ही नहीं रहे हैं तो आपको कोई भी नॉलेज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं मिल पाएगी। सेकेंड इज एक्सपेक्टेंसी। कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है तो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ खरीदता है, तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेंसी को मैच करते हुए एट्रीब्यूट्स शो करने होंगे ताकि कंज्यूमर अपनी डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। देन रिट्रीवल ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी। देखिए, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी है उसमें कुछ हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशन से स्टोर्ड रहते हैं, जिनको हम अपने करंट के डिसीजंस या फिर फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए यूज करते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो कंज्यूमर है वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, एक्सेस करेगा, जिसके बेसिस पे वो करंट डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। देन सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या है कि बहुत से स्टिमुलाई अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम सबको अटेंशन नहीं दे सकते हैं। जो हमारा कंज्यूमर है सबको नहीं खरीद सकता है, इसलिए वो सेलेक्टिव परसेप्शन करेगा, जिसको भी कि हम परसेप्शन टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। देन एनकोडिंग, एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब क्या है, एनकोडिंग हो रही है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन अभी तक ग्रास्प करी है उसको हम एनकोड करेंगे, यानी कि अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है। देन रेस्पॉन्डिंग। अब हमारा रिस्पॉन्स आएगा, जो भी हमने सीखा, हमने अटेंशन दी, अपनी एक्सपेक्टेंसी मैच करी, अपने पास एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर लिया, उसके बेसिस पे क्या होगा, अब हम करेंगे अपना मीनिंग देंगे उस सारी इंफॉर्मेशन को और उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब फीडबैक क्या है? फीडबैक ये है कि यूज करने के बाद, ठीक है, मतलब कि आपने प्रोडक्ट अगर यूज किया है तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं तो उससे रिलेटेड आप फीडबैक देंगे। देन क्यूइंग रिट्रीवल। अब क्यूइंग रिट्रीवल का क्या मतलब है, जो भी आपने अभी तक लर्न किया, जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने रिकॉल करे थे या नई लर्निंग जो भी करी थी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको रिट्रीव करके फ्यूचर के डिसीजन के लिए अपने नॉलेज बैंक में आप स्टोर कर लेंगे, ताकि अगर आप फ्यूचर परचेजेस करें या नए प्रोडक्ट के बारे में जानें तो ये आपका फर्दर यूज में आ पाए। सो दिस इज कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस है? फर्स्ट इज रिकग्निशन एंड कॉल। देखिए, लर्निंग के थ्रू पर्सन के बिहेवियर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं या फिर नॉलेज अपडेशन हो रहा है वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट, जब भी पर्सन एक्सपोज होता है नए प्रोडक्ट को या किसी नए एडवर्टीजमेंट को, तो वो अपनी तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट करता है उस चीज़ को। ठीक है। कोई नया एडवर्टीजमेंट आया टीवी पे तो वो रिकॉल करेगा कि ओके, इस प्रोडक्ट का एड मैंने पहले भी देखा है या इस प्रोडक्ट का मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो वो तुरंत रिलेट कर पाता है, तो रिकग्निशन हो पाती है प्रोडक्ट की और वो रिकॉल कर पाता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेगा तो जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस उसके पास्ट में रहे हुए हैं तो सेम वही इम्प्लीमेंट कर देता है वो नए प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से लर्निंग रिकग्नाइज करने में और रिकॉल करने में हेल्प करती है कंज्यूमर को। देन कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अब कंज्यूमर का किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा टू द प्रोडक्ट, वो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग को उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी लर्निंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट का वो क्या मीनिंग ले रहा है, जो भी मीनिंग एडवर्टीजमेंट देना चाह रहा है कंज्यूमर को, क्या सेम मीनिंग वो
कंज्यूमर ले रहा है या कुछ डिस्टॉर्टेड मीनिंग ले रहा है उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का, वो भी डिपेंड करेगा उसकी लर्निंग के ऊपर। देन एटीट्यूडनल एंड बिहेवियर मेजर्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। अब ब्रांड लॉयल, कंज्यूमर कितना ब्रांड लॉयल है। देखिए कंज्यूमर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ब्रांड्स ही हमेशा खरीदना चाहते हैं, जो कि वो किसके बेसिस पर बनाता है, अपनी लर्निंग के बेसिस पे। लर्निंग आप जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो जो नई नई चीज़ें सीख रहा है वो उसकी मेमोरी बैंक में स्टोर्ड है, तो उसके बेसिस पे जो जो एक्सपीरियंसेस उसके अच्छे रहे हैं या जो जो खराब रहे हैं उसकी वजह से उसके नॉलेज में अपडेशन आया है और वो एक ब्रांड का ग्रुप बना लेता है जिसके अंदर से ही वो हमेशा ब्रांड को परचेज करेगा और ब्रांड लॉयल हो जाएगा। तो लर्निंग से ही होता है ये भी। ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी है ब्रांड की वैल्यू जो कि उसे एक कंपैटिटिव एडवांटेज देती है। ठीक है, ब्रांड की किसी भी कस्टमर के माइंड में क्या वैल्यू है, क्या वो एडवांटेज दे रहा है उस प्रोडक्ट को इन कंपैरिजन टू द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, या फिर उसको कुछ उसकी वैल्यू कुछ डाउन है दूसरे प्रोडक्ट के सामने। तो ये इक्विटी भी, ब्रांड इक्विटी भी डेवलप होती है लर्निंग के बेसिस पे। कभी कभी ब्रांड्स हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, लेकिन कहीं कहीं पर उसका डीमेरिट भी मिल जाता है। तो ये भी ब्रांड इक्विटी भी है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ही तैयार होती है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग तीन तरीके की हैं, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी भी का भी फर्दर बाइफर्केशन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज दो तरीके की हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमें किसी स्टिमुलस से एक पर्टिकुलर बिहेवियर डिजायर्ड है, हम चाहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर अगर हम कोई स्टिमुलस कंज्यूमर को दे रहे हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, हमारा प्रोडक्ट वो परचेज करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंज्यूमर की लर्निंग तैयार करनी होगी और उसके लिए हमें स्टिमुलस को एक दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर करना होगा। ठीक है, तो जब पेयर में हम कोई भी स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलाई देंगे कंज्यूमर को, ठीक है, तो अगर रिपीटेटिवली हम वो कॉम्बिनेशन वो पेयर से एक्सपोज करा रहे हैं कंज्यूमर को, तो कुछ टाइम के बाद जब कंज्यूमर की लर्निंग हो जाएगी तो जो हमने स्टिमुलस अटैच कर दिया था जो फर्स्ट वाली स्टिमुलस के साथ, अगर हम उसको सेपरेट भी कर दें तब भी सेम बिहेवियर ही कंज्यूमर शो करेगा। ठीक है, तो एक डिजायरेबल बिहेवियर रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद एक को हटा भी देंगे तब भी वही डिजायर्ड बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे क्या है, इसको शो करने के लिए इवान पैवलव जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर कि डॉग्स का सलाइवेट करना बेल की रिंगिंग के साथ किस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस की बात हो रही है, कंडीशनड और अनकंडीशनड बिहेवियर की बात हो रही है। कंडीशन का मतलब क्या है, जो कुछ मैनिपुलेशन के साथ जो कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर को ड्रॉ करने के लिए हम जानबूझ के स्टिमुलस दे रहे हैं, वो कंडीशनड है। और अनकंडीशनड क्या है, जिसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। क्लासिकल कंडीशनिंग है जो एक्सपेरिमेंट इवान पैवलव ने किया था, किस तरीके से किया था ये डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए उन्होंने डॉग के सलाइवेशन को बेल की रिंगिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करी, यानी कि जैसे अब नॉर्मल बिहेवियर डॉग्स का होता है कि वो किसी भी फूड आइटम को देखकर सलाइवेट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चाहा कि बिना फूड आइटम के दिए हुए भी अगर सिंपली हम बेल को रिंग करें तो वो डॉग सलाइवेट करे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवेशन हमें किससे मिले,
कंडीशनड स्टिमुलस जो कि हमारा बेल है। कंडीशनड क्यों है? कंडीशनड इसलिए है क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, हमने किसी तरीके से उस बिहेवियर को तैयार किया है, तो वो कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। और कंडीशनड स्टिमुलस बेल क्यों है? क्योंकि बेल से सलाइवेशन नहीं होता है, लेकिन हमने ऐसे लर्निंग कराई डॉग की कि अगर हमने वो स्टिमुलस दिया तब भी वो सलाइवेट करेगा, इसलिए कंडीशनड स्टिमुलस है हमारा बेल। ठीक है, तो ये देखिए, पहले हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया डॉग को जो कि मीट पेस्ट है। ठीक है, अनकंडीशनड क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है। अगर डॉग को मीट दिया जाएगा तो वो सलाइवेट करेगा। अब हमने क्या किया, अपने कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड स्टिमुलस को पेस्ट कर दिया। हमने बेल के साथ पेयर कर दिया मीट पेस्ट को, यानी कि पहले हमने बेल रिंग करी और उसके बाद मीट पेस्ट दिया डॉग को, तो हमें क्या मिला? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवेशन, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मीट पेस्ट दिया जा रहा है तो वो सलाइवेट करेगा ही करेगा। जब हमने रिपीटेड पेयरिंग करी, हमेशा बेल रिंग करी, उसके बाद मीट पेस्ट दिया, लगातार कई बार ये रिपीटेड पेयरिंग करी, कुछ टाइम के बाद डॉग की लर्निंग ऐसी हो जाएगी कि जैसे ही बेल बजेगी तो वो सलाइवेट करने लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम मीट पेस्ट ना भी दें, सिर्फ बेल बजाएं, तब भी वो हमें सलाइवेशन देगा। तो जो भी हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स हम चाहते हैं कंज्यूमर से, उसके लिए हम किसी कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अटैच कर देते हैं, हम किसको? अनकंडीशनड स्टिमुलस को, जिससे कि हमें डिजायर्ड बिहेवियर मिलता है। अब देखिए, जैसे कि डॉग के सलाइवेट करने को के लिए हमने क्या किया, मीट को पेयर किया रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ। ठीक है, हमें सिर्फ रिंगिंग ऑफ द बेल से चाहिए था डॉग्स सलाइवेशन, तो हमने उन दोनों को पेयर कर दिया आपस में, मीट को और रिंगिंग ऑफ द बेल को। सेम इसी तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर में हम किसी प्रोडक्ट से एक पर्टिकुलर तरीके का कंज्यूमर का रिस्पॉन्स चाहते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट को एक दूसरे स्टिमुलस के साथ हम पेयर कर देंगे, ताकि जो उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स है कंज्यूमर का, सेम वही रिस्पॉन्स हमारे प्रोडक्ट के लिए भी आए। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसकी बेसिस पर ही क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छी तरीके से हो सकती है। जैसे कि नो अदर स्टिमुलस शुड ओवरशैडो द अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी दूसरे स्टिमुलाई जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है उसको ओवरशैडो नहीं करने चाहिए। हमने अपने अनकंडीशनड स्टिमुलस की पावर को, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ही दूसरे स्टिमुलस को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा स्टिमुलस हमारे अनकंडीशनड स्टिमुलस को ओवरशैडो कर देगा तो वो पेयरिंग किसी यूज की नहीं रह जाएगी। तो ओवरशैडो नहीं करना है, ठीक है, उसे मतलब बढ़ावा देना है, उसे पावर देनी है, लेकिन ओवरशैडो कर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेयरिंग है, आपने अगर अमूल को पेयर कर रहे हैं अमूल गर्ल के साथ, तो पेयरिंग है। आप जब भी अमूल गर्ल को इमेजिन करते हैं, आप अमूल को ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन ये ओवरशैडो नहीं होना चाहिए कि आपने गर्ल के साथ, अमूल गर्ल के साथ पेयर किया तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर सिर्फ उस कार्टून का कैरेक्टर ही देखे, प्रोडक्ट को ना ध्यान दे। तो इस तरीके का रिलेशनशिप, इस तरीके की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। Then unconditioned stimuli should have no previous associations to other brands. ठीक है, अब जो अनकंडीशनड स्टिमुलाई है, आप जिसके लिए कोई डिजायर्ड बिहेवियर चाह रहे हैं, उसका किसी प्रीवियस ब्रांड के साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे स्टिमुलाई के साथ पेयर किया गया हो पास्ट में। ठीक है, then unconditioned stimulus should not be over familiar and should be presented alone. कुछ ओवर फेमिलियर नहीं होना चाहिए जिसको कि अकेले भी आप प्रेजेंट कर सकें। आप कंडीशनिंग तो इसीलिए कर रहे हैं ना, आप पेयरिंग तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसका कंज्यूमर के माइंड में अभी इमेज नहीं है। अगर ऑलरेडी इमेज बनी हुई है तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है दूसरे स्टिमुलाई के साथ उसकी पेयरिंग की।
देन क्लासिकल कंडीशनिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस इज न्यू। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस अगर नया होता है, न्यू है, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंज्यूमर बिहेवियर के केस में। कि क्या एप्लीकेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग का कंज्यूमर बिहेवियर पे? रिपीटेशन का मतलब ये है कि रिपीटेटिव पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई अगर आप कंज्यूमर को देंगे तो उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएगा अपने माइंड के अंदर। लेकिन अगर ओवर लर्निंग हो गई, यानी कि अगर आपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पेयरिंग कंज्यूमर को दी, वही एडवर्टाइजमेंट रिपीटेडली आप दिखा रहे हैं कंज्यूमर को, तो उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद वो लर्निंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या, उसके लिए क्या करेंगे मार्केटर्स, उसके लिए आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पैकेजिंग में भी आप टेट्रा पैकेट में अपने ब्रांड को आपने पोजीशन कर रखा था, अब आप क्या करेंगे, रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल्स में उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दोबारा से कंज्यूमर की लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, यानी कि वो फुल नहीं होगा, एग्जॉस्टेड नहीं होगा उस प्रोडक्ट के ऐड के साथ। आपने जब चेंजेस के साथ उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को दिखाया, आप किसी प्रोडक्ट को टेस्ट के साथ अटैच करके उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कुछ टाइम तक उसके टेस्ट के साथ ही उसकी एडवर्टाइजिंग करी, लेकिन उसके बाद आपने उसकी जगह प्राइस को फोकस करते हुए अपना एडवर्टीजमेंट तैयार किया, तो उससे कि लर्निंग बनी रहती है। देन स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, आप जब सिमिलर तरीके का कोई भी स्टिमुलस यूज करके एडवांटेज लेना चाह रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट का, जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उनके ब्रांड नेम के स्टाइल में ही अपने प्रोडक्ट का नेम लिख दें या ब्रांड नेम लिख दें, तो उससे कस्टमर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो रिलेट नहीं कर पाता है जो उसने जो ओरिजिनल एड देखा था टेलीविजन में, तो ये प्रोडक्ट क्या वही है या वही नहीं है। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अगर इस तरीके को देखिए, इसका एडवांटेज जो लोकल ब्रांड्स हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो हमारा ओरिजिनल ब्रांड है उसने एक अच्छी तरीके से अपनी ब्रांडिंग करी हुई है, तो लोकल ब्रांड्स एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है। तो जब हम प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएंगे, अपना वेल स्टैब्लिश जो हमारा ब्रांड है उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमें बेनिफिट मिलेगा। देन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की लर्निंग आपने इस तरीके से कराई हुई है कि वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है आपके प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये भी बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी ही है। यहाँ पर क्या है, किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाए, अगर ऑब्वियसली किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाए तो वहाँ पर उसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर किसी बिहेवियर को पनिश किया जाए या किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाए, तो उससे वो बिहेवियर ऑब्वियसली अवॉइड होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिहेवियर किसी भी पर्सन को मोटिवेशन या तो रिवॉर्ड से मिलता है या फिर पनिशमेंट से मिलता है। मतलब एक बिहेवियर को रिपीट करना है, उसके लिए मोटिवेशन पर्सन को कैसे मिलेगा, रिवॉर्ड से। अगर किसी बिहेवियर को रिपीट नहीं करना है, उसके लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगा, पनिशमेंट से। ठीक है, तो इसी तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर भी हम क्या करते हैं, और ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर को एडेड एडवांटेज मिल रहा है तो वो बार बार अपनी रिपीट परचेज करेगा, और अगर उसे किसी तरीके का लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर वो अपनी परचेज रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग हम यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट BF स्किनर ने किया था, एक रैट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर केज के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो रैट अपना मूवमेंट यानी कि पाथ बदल देगा, वो उस कॉर्नर पर
नहीं जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, तो उसे मोटिवेशन मिल रहा है कि वो उस बिहेवियर को, यानी कि उस कॉर्नर से अपने जाने की बिहेवियर को रिपीट ना करे। कॉन्सेप्ट्स क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग के, यानी कि अगर कहीं पर ऑपरेंट कंडीशनिंग इम्प्लीमेंट हुई है तो उसके क्या क्या बिहेवियरल इम्पैक्ट होंगे, किन किन तरीकों से ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज किया जा सकता है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है फर्स्ट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, अगर पर्सन के बिहेवियर के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स उसे मिल रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें उसके साथ हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो अपने उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको यूज़ करने के बाद उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, या फिर उसे फ्री गिफ्ट कूपन मिल रहा है, या एक के साथ एक फ्री ऑफर मिल रहा है, तो इस तरीके का अगर कुछ भी अच्छा उसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो दोबारा उस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदने जाएगा। तो मार्केटर इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी शो करके, ताकि वो दोबारा परचेज करे। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अटैच कुछ नेगेटिविटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी परचेजिंग करते हैं नेगेटिव वे में। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट हो रहा है, या जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे हैं, आपका वहां पर लाइफ का थ्रेट आपको दिया जा रहा है, एक तरीके से डराया जा रहा है कि आपका जो अनप्रेडिक्टेबल है, आपका फ्यूचर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए। तो आप इस थ्रेट से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। ठीक है, अगर से सपोज कोई सेल्स पर्सन है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स कर रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप उस सेल्स पर्सन से बचने के लिए कि ओके अब ज़्यादा इरिटेट नहीं होना, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो वो भी एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कुछ नेगेटिव स्टिमुलाई अटैच हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप जब परचेजिंग करेंगे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। देन एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब बिल्कुल ही विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, जब रीइंफोर्समेंट ही नहीं किया जा रहा है, जब किसी बिहेवियर में कुछ रीइंफोर्समेंट ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो एकदम ही एक्सटिंक्ट हो जाता है वो बिहेवियर। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर ने कूपन मिला, उसने किसी भी तरीके का बिहेवियर रिफ्लेक्ट नहीं किया, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो ना तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्रॉ कर पाएगा, ना ही कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स ड्रॉ कर पाएगा, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक तरीके से भूल ही जाएगा। देन पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम पे पड़े, ठीक है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स हम पे पड़े जिनका काफी हार्मफुल वो हो हमारे ऊपर, जैसे कि आपने किसी शॉप पे कॉल किया, ठीक है, कस्टमर केयर पे कहीं पे कॉल किया और बहुत ही रूड पर्सन ने पिक किया कॉल, तो डेफिनेटली आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे, वहां पर दोबारा कॉल नहीं करेंगे। एक बार आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और पैकेट खोलते ही प्रोडक्ट डैमेज निकला, तो वो एक तरीके का आपके लिए पनिशमेंट है, आप दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, मतलब कि अपने बिहेवियर को, परचेज बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये पनिशमेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत ज़्यादा यूज है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जैसे कि हम इसमें पॉजिटिव वे में रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, नेगेटिव वे में रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है कंज्यूमर के साथ, रिपीट परचेज करवानी है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिवॉर्डिंग कस्टमर्स, ठीक है, आप कस्टमर को रिवॉर्ड करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज करके, आप कोई ऑफर्स यूज करते हैं, स्क्रैच कार्ड्स यूज करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री यूज कर सकते हैं, कई तरीके की प्रमोशन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जिससे कि रिवॉर्ड मिले कस्टमर को और पॉजिटिव वे में कस्टमर का बिहेवियर रीइंफोर्स हो। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि मार्केटिंग बेस्ड ही है, किस पे डिपेंडेंट है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारा
फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो अगर आप रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं कस्टमर का, उसे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। और ये किसके बेसिस पे होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेसिस पे होगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे अपने कस्टमर्स के साथ, कस्टमर लॉयल्टी को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि कस्टमर बार बार परचेज करने आता है, आपसे सर्विसेज लेने आता है। ठीक है, तो इस वे में क्या है, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनता है आपके कस्टमर के साथ, कस्टमर की लॉयल्टी आप गेन कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पे आप इस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं एज अ मार्केटर। टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी से डिफरेंट है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी हमारे डिपेंड है किस पे? बिहेवियर और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पे। ठीक है, आपको जैसा भी रिस्पॉन्स मिलता है स्टिमुलस का, उसके बेसिस पे आपकी बिहेवियरल लर्निंग होती है। लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? आपके परसेप्शन के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर और आपकी इंट्यूशन पावर के ऊपर। किस तरीके से आप आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं, किस तरीके के आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके का आपका ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के रिस्पॉन्सेज को, रिजल्ट्स का इंट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको पॉजिटिव वे में ना तो रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, ना कि नेगेटिव वे में रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। जो भी परचेज डिसीजंस हैं आप किसके बेसिस पे लेंगे? अपने पर्सनल जजमेंट, अपने परसेप्शन के बेसिस पे, अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, प्रायर लर्निंग, देन बिहेवियरल चॉइस एंड देन परसीव्ड consequences and then feedback to prior learning। तो prior learning क्या है कि पास्ट में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बैंक का काम करता है फ्यूचर की परचेजेस के लिए। तो प्रायर लर्निंग पे बेस्ड होकर आप फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे। प्रायर लर्निंग के बेसिस पे आपने जो भी नॉलेज गेन किया, उसके बाद जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप कई तरीके से बिहेवियर अपना शो कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो आप उनके बीच में सिलेक्शन करेंगे कि आपको किस तरीके का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करना है, तो बिहेवियरल चॉइस वहां पर होगी। देन उसके बाद परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आप परसीव करेंगे यानी कि अज्यूम करेंगे, इंट्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ये पर्टिकुलर बिहेवियरल चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचें कि ये प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद बेस्ड ऑन योर प्रायर एक्सपीरियंसेस, अपनी प्रायर लर्निंग के बेसिस पे आप इंट्यूशन लगाएंगे कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होगा, मेरे को कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे इस परचेज के या नहीं मिलेंगे। ठीक है, और फिर ये आपका एक्सपीरियंस जो आप अभी करंट में ये डिसीजन प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं, जो आपने कंसिक्वेंसेस अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, वो एज फीडबैक जाएंगे आपके प्रायर लर्निंग में। ठीक है, जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज होता है माइंड के अंदर, उसमें अभी करंट वाली नॉलेज भी एज प्रायर लर्निंग स्टोर हो जाएगी आपके फ्यूचर डिसीजंस के लिए। ठीक है, आज के बाद भी आप दोबारा कोई ऐसा परचेज डिसीजन करेंगे तो जो अभी करंट का आपका लर्निंग रहा है, जो भी आपका परसीव्ड कंसिक्वेंसेस आपके हिसाब से रहेंगे, वो एज फीडबैक आपके प्रायर लर्निंग बैंक में चले जाएंगे, जिनको आप फर्दर आगे के परचेज डिसीजंस में रिट्रीव करके यूज करेंगे। यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग बताए गए हैं। आइकॉनिक, रेट लर्निंग, इसमें क्या है, बेसिकली इस तरीके की लर्निंग डील करती है दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। से सपोज दो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशनिंग यानी कि कुछ हम मैनिपुलेटेड स्टिमुलस यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, दो प्रोडक्ट्स को मे बी कंपेयर करके उनका नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। देन इज विसेरियस लर्निंग और मॉडलिंग, यहाँ पर आप दूसरों के बिहेवियर्स को जज कर, ठीक है, उनके बिहेवियर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपनी लर्निंग करते हैं।
देन रीजनिंग क्या है? ये आपको हेल्प करता है डेवलप करने में न्यू रिलेशंस, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, किस चीज़ में? क्रिएटिवली रीअरेंज करके, ठीक है। जो अभी आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू जो भी आइडियाज गैदर किए हैं उनको रीअरेंज करके आप अपने डिसीजन, परचेज डिसीजन लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एप्लीकेशन क्या है कॉग्निटिव लर्निंग का? रिहर्सल एंड एनकोडिंग। रिहर्सल यानी कि आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है डिसीजन लेने का, मार्केटियर को भी एज वेल एज कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेने का। देन एनकोडिंग क्या है? किसी भी परसीव्ड ऑब्जेक्ट को कोई भी वर्ड या फिर विजुअल इमेज असाइन करना, वो एनकोडिंग है, ठीक है। तो हमेशा देखा गया है कि अगर आप वर्ड्स के थ्रू अपनी बात रख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबे लंबे वर्डिंग्स के थ्रू शो कर रहे हैं, तो वहां पर उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना कि विजुअल्स के थ्रू। जब ओवरलोड हो जाता है इंफॉर्मेशन के साथ तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जब आप कॉग्निटिव लर्निंग यूज कर रहे हैं तो आप ज़्यादा उसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली रीइंफोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं रहता है। रिटेंशन में ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब कंज्यूमर अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कोई इमेज बना रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो वो लंबे टाइम तक इंफॉर्मेशन रिटेन्ड रहती है उसके माइंड में। यहाँ पर प्रायर लर्निंग भी यूज हो रही है, जो प्रायर नॉलेज, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी फ्यूचर के डिसीजन को लेने में। तो ऑब्वियसली प्रायर नॉलेज का यहाँ पर यूज है। देन रिट्रीवल है, रिट्रीवल कर रहे हैं आप, यानी कि एक्सेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। देन इंटरफेरेंस इफेक्ट, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी रिलेटेड एड्स हैं, ठीक है, जो भी रिलेटेड एड्स हैं वो एक से आपको एक तरीके से ग्रीड देने की कोशिश करते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं ये ऑफर दे दूं, दूसरा प्रोडक्ट सोचता है मैं ये ऑफर दे दूं, जो कि कॉग्निटिव लर्निंग के केस में नहीं है। यहाँ पर किसी भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कंज्यूमर अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कोई भी परचेज डिसीजन लेगा। टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये भी प्रिज्यूम करता है कि बिहेवियर किसका रिजल्ट है? कॉन्सिक्वेंसेस का। मतलब किसी भी एक्ट के आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपके फ्यूचर बिहेवियर रिपीट होंगे या रिपीट नहीं होंगे। ये दो टाइप्स की हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज, मॉडलिंग थ्योरी एंड सोशल कॉग्निशन थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी का क्या मतलब है कि हम जब दूसरों के बिहेवियर, यानी कि सोसाइटी में हम रहते हैं, हम आसपास जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, दूसरों के जो बिहेवियर्स हैं, अगर हम उन्हीं को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं तो वो मॉडलिंग थ्योरी है, ठीक है। कोई भी हमारा बॉस है, अगर वो जिस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बॉस जैसा प्रोडक्ट ही यूज करें, तो डेफिनेटली, क्योंकि हम उनके बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन सोशल कॉग्निशन थ्योरी। सोशल कॉग्निशन थ्योरी कहती है कि आपका कल्चर आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कल्चर के बारे में सिखाते हैं। हम जिस भी कल्चर के को बिलोंग करते हैं, उस कल्चर में जो लोग हैं वो जिस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, ऑब्वियसली वो वैसा ही बिहेवियर हमारे भी पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है। तो जिस भी कल्चर पे को हम बिलोंग करते हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारे बिहेवियर पे।